Hello friends, good morning all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in Vivekanand online classes. How are you friends? I hope you will be good and fit. मेरा आप सबसे ये आशा है कि आप सब इस कोरोना वैश्विक महामारी में सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। दोस्तों जैसे कि पहले पोइट्री आपकी 10 नंबर की आती थी, पर आजकल इसको 9 नंबर कर दिए गए। इसमें से एक नंबर रोड सेफ्टी क्वेश्चन में डाल दिया गया। अब ये 9 नंबर कैसे आते हैं? ढाई ढाई नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कोई से भी 2 करो तो 5 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे। और 4 नंबर का एक रेफरेंस एक्सप्लेनेशन कंटेंस्ट आएगा। एक का तो एक, 2 आएंगे, उनमें से कोई सा भी एक करो। 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 रेफरेंस आएंगे, उनमें से एक करना है। ये 4 नंबर का है, तो ये 9 नंबर का है टोटल। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि पहले तुम्हारे पास 4 चैप्टर थे, 4 में से एक कट कर दिया गया तो मात्र 3 चैप्टर रह गए। 3 में से 2 चैप्टर में से एक में से तो दोनों आएंगे नहीं, 2 में से को 2 चैप्टर से एक एक आएगा। जैसे अपन इसको हिंदी के माध्यम से समझे, जैसे 3 नंबर की सह प्रसंग व्याख्या आई दोस्तों, तो 1 नंबर का प्रसंग होता है। इसमें बताया जाता है कि इसको लिखने वाला कौन है, पोइम का नाम क्या है। जैसे मैंने कुछ लाइनें डाली है कि उपरोक्त अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये बताओ भाई पाठ्य पुस्तक से, न कि कोई मायापुरी या खेल पत्रिका से। स्थिति इसके पद भाग से, 2 भाग होते हैं, गद्य और पद। गद्य को लिखने वाले लेखक और पद को लिखने वाले आप सब जानते हो दोस्तों कवि होते हैं। और इसको लिखने वाले लेखक, गद्य में से गद्यांश आता है और पद में से पद्यांश आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पदभाग से तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी लिखित विनय पत्रिका से अवतरित किया गया है, लिया गया नहीं है। ये शब्दों का खेल ही है दोस्तों। एचेक हिंदी की तरह विशेष लिटरेचर हिंदी वाले वर्ड काम में लो, ऑटोमेटिक 90 प्लस जाती है परसेंटेज, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अवतरित किया गया है। इन पंक्तियों में कवि हमसे ये कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है उसकी व्याख्या एक एक शब्द की फिर अपन जो अवतरण आता है, पूरी पोइम तो आती नहीं, कुछ अंश आते हैं 2-4 लाइनों का, उनकी एक एक लाइन की व्याख्या कर देते हैं। फिर आ जाते हैं अपन विशेष में। हिंदी के माध्यम से मैं इंग्लिश में आना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही सेम चीज़ इंग्लिश में आती है 4 नंबर की, यहाँ 3 नंबर की हिंदी में आती है। विशेष में क्या है दोस्तों कि कवि ने कौन सी भाषा का, खड़ी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का किया है, किससे किसके साथ उपमा किया है, छंद अलंकारों का प्रयोग किया है, या किसकी समानता है, तुलना किससे की गई है इसमें, ये सब विशेष में बताया जाता है। यानी अगर ये 27 लाइन की है व्याख्या तो ये 9 लाइन की विशेष, उसका निचोड़, उसका सारांश। अब यहाँ आ जाओ इंग्लिश में। आपकी जो फर्स्ट पोएम है उसकी रिस्क जेनेट ट्रेंड द्वारा कंपोज्ड है, उसकी 4 लाइनें यहाँ मैंने लिख दी। ठीक है, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, शुरू के 3-4 शब्द लिख दो, डॉट डॉट, यानी कि उसमें सारे और लाइनें आ गई, लास्ट के 3-4 शब्द आ जाएंगे। अब सबसे पहले जो अपन यहाँ प्रसंग लिखा था उसको इंग्लिश में अपन यहाँ व्याख्या से कहते हैं। व्याख्या में आपको एक ही चीज़ बतानी है कि दीज लाइन्स हैव बीन बी टेकन, ये पंक्तियाँ ली गई है फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम जब आप लिखो तो ये कोमा लगाना है और कैपिटल अक्षरों में लिखना है पहला अक्षर। ये जो पंक्तियां हैं ये रिस्क पोइम से ली गई है और इट इज़ कंपोज्ड बाय जेनेट ट्रेंड, और ये जेनेट ट्रेंड द्वारा कंपोज यानी रचित है। तो अब इसमें से कोई भी एक्सप्लेन रेफरेंस आता है तो उसके लिए यही रेफरेंस काम कर जाएगा इस चैप्टर में से, और किसी दूसरी पोइम में से भी आता है। 4 में से एक पोइम हटा दी, 3 ही है, तो यहाँ पोइम का नाम बदलेगा, ये शब्द सबके लिए काम कर जाएंगे कि दीज लाइन्स, सारी पंक्तियाँ तो पूरी पोइम तो आएगी नहीं, कुछ पोइम की कुछ पंक्तियाँ आएंगी, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, खाली पोइम का नाम बदलना है। अगर दूसरे चैप्टर दूसरी पोइम से आती है, तीसरी से आती है, और यहाँ इट इज़ कंपोज्ड ऐसे कैसे आ जाएगा, बाई भी ये किसके द्वारा संरचित है, ये खाली इससे कवि का नाम चेंज होगा दोस्तों, पोइट का, तो 2 ही शब्द चेंज होंगे। ये आपके सबके लिए रेफरेंस तैयार हो गया हर उसके लिए। अब ये 1 नंबर का होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन रेफरेंस से कंटेंट आता है ये हिंदी में तो 3 नंबर का आता है, पर इंग्लिश में 4 नंबर का आता है। 1 नंबर का रेफरेंस है, 1 नंबर का कंटेंट है, और 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या इसकी, इसको व्याख्या कहते हैं दोस्तों।
और इसको अपन प्रसंग कह देते हैं, रेफरेंस को सरल भाषा में समझो आप। कंटेंस्ट वही विशेष, इसमें यही फेर प्लट हो रहा है कि हिंदी में विशेष को लास्ट में लिखते हैं और इसमें ये ऊपर चला जाता है, तो व्याख्या नीचे आ जाती है, इतना सा फ़र्क है। हिंदी को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो हिंदी वाली सेम चीज़ है, हिंदी में विशेष नीचे आ रहा था तो ये विशेष यहाँ दूसरे नंबर पे चला गया, व्याख्या नीचे आ गई, इतना सा फ़र्क है। और ये अब तुम जनरली क्या करते हो कि मैंने प्रसंग तो लिखा नहीं, जनरली जैसे हिंदी में आपका कोई अवतरण आता है उसकी आप व्याख्या बढ़िया से कर देते हो और बड़ा सीना फुलाते हो कि 3 में से 3 नंबर आएंगे। अरे व्याख्या तो 1 नंबर की, कितना अच्छा लिखो, 1 नंबर ही आना है। उसका प्रसंग भी तैयार करो आप, उसका विशेष भी तैयार करो। जब एक एक नंबर तीनों जगह डिवाइड होगा, एग्जामिनर को बाकायदा एक विवरणिका दी जाती है कि इस हिसाब से आपको कॉपी चेक करनी है, और प्रत्येक एग्जामिनर की हज़ारों कॉपियों में से कोई सी भी 10 कॉपियाँ उठा के चेक कर ली जाती है कि इसने नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसकी नौकरी भी खतरे में जा सकती है। तो तुम्हें भी ये नियम सब फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। अब इसमें कंटेंस्ट में कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये कविता की प्रारंभिक पंक्तियाँ, अगर ये कह सकते हो तो कह दो, नहीं कह सकते हो तो ये शब्द हटा सकते हो आप। फिर ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। द पोइट सेज डैट, कभी ये कहना चाह रहा है कि देयर इज़ रिस्क इन एवरीथिंग, हर चीज़ में जोखिम है। वी डू, जितने भी काम हम करते हैं उनमें सब में जोखिम है। अब इसमें 3-4 कार्यों का हवाला इसमें दिया था, इन 4 पंक्तियों का जो जिनका अपन रेफरेंस एक्सप्लेनेशन करना है। इवन लाफिंग, हंसने में, मूर्ख बनने का, विपिंग में, सेंटिमेंटल का जोखिम रहता है कि देखो ये कितना भाव के बच्चों की तरह रह रहा है। कोई हंसता है तो उसे कह देते हैं लपोड़ है, देखो औरतों की तरह, महिलाओं की तरह दांत निकाल रहा है, दिखा रहा है, लोग गाँव में कह देते हैं, जबकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। सब में सिमिलरिटी है, समानता है दोस्तों। एंड सच अदर हेल्प, दूसरों की सहायता के लिए अगर आप जाते हो निकल के तो ये कहते हैं इन्वॉल्व, कि ये उसमें रिस्क काहे का है कि ये इसका भी कोई फ़ायदा है, ये सम्मिलित है इसके काम में। तो ये जो 4 लाइनें थी उसकी एक समराइजेशन हो गया कि द पोइट सेज डैट, कभी हमसे कहना चाह रहा है देयर इज़ रिस्क इन एवरी थिंग वी डू। ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी सभी कंटेस्टों में, क्योंकि हर 4 पंक्तियाँ जो बदल रही है इसमें 7 स्टेंजा है, सातों में सब में रिस्क बताया गया है। तो ये अगर आप ये भी लिख देते हो कंटेस्ट में कि द पोइट सेज दैट देयर इज़ रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, हम जो करते हैं उन सब में रिस्क है। अब ये इस 4 लाइनों की कौन कौन सी 4 बातें थी वो मैंने यहाँ लिख दी, तो एक परफेक्ट कंटेंट्स तैयार हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो 4 लाइनें दी है उसकी एक एक शब्द की आपको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, एक एक शब्द की एक्सप्लेनेशन। पर उससे पहले उसकी शुरुआत की लाइन क्या होगी ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ आज के इस ऑडियो में। उसमें अगर आप शुरुआत में लिखोगे इन दिस लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में, जो ऊपर पंक्ति लिखी है 4 डॉट डॉट करके अपन ने लिखा है, शुरू के 4 शब्द लिख दिए, चारों पंक्तियों को लिखोगे टाइम बेकार होगा, लास्ट के 4 शब्द लिख दिए। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से अस, कभी हमसे कहना चाहता है, वांट्स यानी चाहता है, टू से अस डैट की, फिर एक एक शब्द का आपको यहाँ वर्णन करना है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है, फिर एक एक शब्द का आपको यहाँ वर्णन करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि कवि के द्वारा जो वर्णन बताया जा रहा है उसी से अपन को पता चलेगा कि कवि ने इसमें 4 पंक्तियाँ कौन सी दी है। इन 4 पंक्तियों का फिर आपको वर्णन करना पड़ेगा एक एक का। जैसे मैं 4 पंक्तियाँ आपको बताता हूँ बुक के माध्यम से, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे वर्णन करना है। वैसे ये 4 नंबर का है, 2 आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 2 में से कोई सा भी एक आप कर सकते हो। जैसे ये शुरू की 4 पंक्तियाँ आपके इसमें आई थी, ये मैंने जो लिखा है टू लाफ इज़ टू, अब ये पहले 4 शब्द ले लिए और एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, ये लास्ट के 4 शब्द ले लिए। अब इन 4 पंक्तियों को आपको कि टू लाफ इज़ टू रिस्क एपरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख बनने का जोखिम है। टू वीप इज़ टू रिस्क एपरिंग सेंटिमेंटल, अगर आप रो रहे हो तो आपको लोग भावुक कहेंगे, सेंटिमेंटल ये जोखिम है। टू रीच आउट ऑफ द फॉर अनोदर, किसी दूसरे की सहायता के लिए आप बाहर निकल रहे हो तो इस टू रिस्क, इसमें जोखिम है इन्वॉल्वमेंट, आपको लोग कहेंगे कि इसका भी कोई फ़ायदा सम्मिलित है जब ये निकल रहा है। टू एक्सपोज योर फीलिंग इज़ टू बी रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ,
अगर आप किसी को अपने विचार, अपने सपने बता रहे हो कि मैं ये करूँगा, तो लोग ये कहेंगे, आपकी वास्तविकता प्रकट होगी, और एक आपको नौसिखिया कहेंगे वो, कि देखो कितना मूर्ख मूढ़ चिंतन व्यक्ति है जो इस तरीके से लंबी लंबी प्लानिंगें बना रहा है। तो इस तरीके से इन चारों का फिर आपको यहाँ वर्णन करना है। पर वर्णन करने से पहले आपको ये डेड लाइन लिखनी पड़ेगी कि इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में, ऊपर वाली पंक्तियों में, द पोइट वांट टू से अस डैट, हमसे ये कहना चाहता है। दोस्तों ये जो रिस्क है, इसके क्वेश्चन आंसर तो आपने जहाँ पोइम ख़त्म की थी वहीं कर लिए होंगे, लेकिन आज मैंने ये रेफरेंस एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, इसमें 7 स्टेंजा है। 7 स्टेंजा में से आपको 4 करने हैं, मोस्ट 4 है। पहला, फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 7। ये आप चिन्ह लगा लो बार बार मेरे ऑडियो को देख के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 7। और ये मुझे एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में प्रॉपर सिस्टम में जिस तरीके से मैंने बताया है, जैसे रेफरेंस ख़त्म हो गया तो एक लाइन छोड़ के कंटेंट्स चालू करोगे, कंटेंट्स ख़त्म हो गया तो एक लाइन छोड़ के एक्सप्लेनेशन को आप करोगे। आफ्टर 5 PM यू सेंड मी एज ए होमवर्क फॉर दिस इन माई ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गो एड।